Hello dear students, this is Bhagyashree Wankhede from Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Welcomes you all for the lecture number 4, Requirements of Good Insulator, Properties and Application. From the unit 2nd, that is Dielectric Materials, of the subject Electronic Engineering Material, whose subject code is 22217. Vision of the department. We belong to electronics department and our vision is to nurture proficient diploma engineers to meet the needs of technological advancement in the field of electronics and telecommunication engineering. And to complete this vision, we need 5 mission statements. Mission number 1 is imparting quality education for to meet society and industry needs. Mission 2 is provide ethical and outcome based education for the development. Mission 3 is inculcating creative thinking through innovation and co and extracurricular activities among students. Mission number 4, enhance the leadership skill and employability or higher education. And mission number 5, seeking continuous improvement of knowledge and skill. Program educational objective means after completion of your diploma, when you are going for job or for higher education, what society or industry requires from you. ठीक है, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, वो यानी ही प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं. सो PEO1 इज provide socially responsible environment friendly solutions to electronics and telecommunication engineering related broad based problems adapting professional ethics. Second PU is adopt state of the art electronics and telecommunication engineering broad based technologies to work in multidisciplinary work environment. And the last one is solve broad based problems individually and as a team member communicating effectively in the world of work. नाउ द प्री रिक्विजिट नॉलेज का मतलब है कि आज का टॉपिक समझने के लिए हमने पहले क्या स्टडी किया पहले के लेक्चर्स में और क्या क्या हमें ज़रूरी है आज का टॉपिक समझने के लिए. सो हमने पोलराइजेशन देखा, उसके बाद हमने डाइपोल मूवमेंट लास्ट लेक्चर में देखा है, इसके बाद हमने कैपेसिटर का कंसेप्ट देखा, उसके बाद उसका कंस्ट्रक्शन देखा कि दो मेटालिक प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, उसके बाद कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देखा और उससे रिलेटेड काफ़ी जैसे डाइलेक्ट्रिक लॉस एंगल है ना, पावर फैक्टर, ऐसे बहुत सारे हमने रिलेटेड डेफिनेशंस देखे. उसके बाद कंसेप्ट ऑफ ब्रेकडाउन यानी जो डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी होती है कि करंट को रोक के रखना, वो कौन से वोल्टेज पे वो प्रॉपर्टी फेल हो जाती है और उसमें से डायरेक्ट करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, उस प्रोसेस को ब्रेकडाउन कहते हैं. तो वो भी हमने देखा सॉलिड में, लिक्विड में और गैसियस स्टेट में. इसके बाद कोर्स आउटकम का मतलब है कि आज का जो टॉपिक है ये यूनिट नंबर 2 से बिलोंग करता है और यूनिट नंबर 2 कंप्लीट करने के बाद हमें कौन सी क्वालिटी हमें जनरेट होने वाली है, इंटरप्रेट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल. हम सारी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ अच्छे से बता सकते हैं और प्रॉपर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को सिलेक्ट कर सकते हैं एक प्रॉपर एप्लीकेशन के लिए. तो ये हो जाता है उसका कोर्स आउटकम, यानी यूनिट ख़त्म होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, दैट इज़ आवर कोर्स आउटकम. और ये जो कोर्स आउटकम है आज के टॉपिक के लिए भी यही लागू रहेगा क्योंकि आज का टॉपिक यूनिट नंबर 2 से बिलोंग करता है और AICT ने हमें 7 POs दिए हुए हैं प्रोग्राम आउटकम्स. तो वो 7 POs में से 4 प्रोग्राम आउटकम्स को ये CO जो है वो सेटिस्फाई करता है, इसलिए यहाँ पे 4 POs के साथ ही हमने मैपिंग दिखाया है. इसके बाद में लर्निंग आउटकम मीन्स आज का स्पेशली टॉपिक दैट इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, गुड इंसुलेटिंग मटेरियल. ये कंप्लीट करने के बाद हमें क्या क्या चीज़ में नॉलेज होने वाला है, हम किस चीज़ में एक्सपर्ट हो सकते हैं, वो यानी हमारा लर्निंग आउटकम. तो वी विल बी एबल टू डिस्क्राइब द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गुड इंसुलेटिंग मटेरियल, यानी एक इंसुलेटिंग मटेरियल बनने के लिए, अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल बनने के लिए हमें या उस मटेरियल में क्या क्या खासियत होनी चाहिए. और इंसुलेटिंग मटेरियल का मतलब आप लोगों को पता है कि जो करंट को फ्लो नहीं होने देता. तो अगर ऐसा मटेरियल बनाना है या है हमारे पास तो उसकी क्या खूबियाँ होनी चाहिए इंसुलेटिंग मटेरियल की कि वो उसे हम डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटिंग मटेरियल कहें. ठीक है,
तो वो हमको देखना है। उसके बाद स्टेट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड इंसुलेटिंग मटेरियल, हम सारी प्रॉपर्टीज़ जो होती है इंसुलेटिंग मटेरियल की वो भी बता सकते हैं। इसके बाद स्टेट सम इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स रिगार्डिंग द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के रिगार्डिंग जो भी कुछ एप्लीकेशंस है, प्रॉपर्टीज़ है, वो हम बता सकते हैं। यानी हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के और इंसुलेटिंग मटेरियल के, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़, खासियत देखी है और उसके कुछ एप्लीकेशंस देखे हैं। सो रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड इंसुलेटिंग मटेरियल, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले 3 जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो मटेरियल ये तीनों बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर देता है, यानी पूरा कर देता है, तो उसे हम कह सकते हैं कि ये अच्छा वाला इंसुलेटिंग मटेरियल है। तो पहला होता है इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट, दूसरा होता है केमिकल रिक्वायरमेंट और तीसरा होता है मैकेनिकल रिक्वायरमेंट। तो इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, यानी उसमें ऐसी क्या खासियत होनी चाहिए कि हम उसे कह सकें कि वो एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। तो इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट में उसकी रजिस्टिविटी बहुत हाई होनी चाहिए, तभी वो करंट को फ्लो नहीं होने देगा और हम कह सकते हैं कि वो इंसुलेटिंग मटेरियल है। उसके बाद हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिसमें वो करंट को रोक के रख सके और स्टोर कर सके चार्जेस को। इसके बाद स्मॉल डाइलेक्ट्रिक लॉस, वो ऐसा एक मटेरियल होना चाहिए जिसने हीट ज़्यादा डेसिपेट नहीं करना चाहिए, हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। लो डेंसिटी, ठीक है। उसके बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कोई भी फ्रीक्वेंसी पे उसको अगर हम ऑपरेट करते हैं तो वो एक ही स्पीड से या वेलोसिटी से काम कर सके। स्मॉल थर्मल एक्सपांशन, यानी स्मॉल थर्मल एक्सपांशन का मतलब अगर उस पर हीट अप्लाई करते हैं या उसको हीट में रखा जाता है या टेम्परेचर बढ़ता है तो उस पर ज़्यादा असर नहीं होना चाहिए, वो ज़्यादा एक्सपांड नहीं होना चाहिए। गुड थर्मल कंडक्टिविटी फॉर कूलेंट्स, थर्मल कंडक्टिविटी यानी हीट को जो ट्रांसफ़र करता है एक जगह से दूसरी जगह, अगर वो कूलेंट का काम कर रहा है तो कूलेंट का काम क्या होना चाहिए, ठंडा रखने का। तो उसकी हीट कैरिंग कैपेसिटी क्या होना चाहिए, अच्छी होना चाहिए, यानी उसने ज़्यादा हीट को कैरी नहीं करना चाहिए, वो उसने हीट को ज़्यादा रोक के रखना चाहिए। इसके बाद केमिकल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, केमिकल का मतलब होता है कि रासायनिक प्रक्रिया अगर उस पर कुछ होती है, केमिकल रिएक्शंस, तो उसको वो सस्टेन कर सकता अगर है तो हम उसे अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल कह सकते हैं। रेजिस्टेंस टू ऑयल, लिक्विड्स, गैस, फ्यूम्स, एसिड एंड अल्कलीज, तो इसका मतलब क्या है कि उस पर ज़्यादा पानी का प्रभाव नहीं होना चाहिए, ऑयल का प्रभाव नहीं होना चाहिए, यानी ऑयल उसने एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फ्यूम्स यानी जो भाप होती है, कोई केमिकल में आप देखिए HCl जो हमारा एसिड होता है उसमें से कंटिन्यूएशन में एक भाप निकलते रहती है, तो उसका ज़्यादा उस पर असर नहीं होना चाहिए। एसिड और अल्कलीज का असर नहीं होना चाहिए। अगर वो रेजिस्ट करता है यानी अपोज करता है ये सारी चीज़ों को, तो वो एक अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल माना जाएगा। एब्जॉर्ब वाटर पार्टिकल्स विच लोअर इंसुलेशन एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, उसका वाटर पार्टिकल का जो एब्जॉर्प्शन है वो कम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वाटर अगर ज़्यादा हो गया तो वो गुड कंडक्टर बन सकता है। इसके बाद मैकेनिकल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है कि उसकी स्ट्रेंथ कैसी होनी चाहिए। मैकेनिकल का मतलब होता है कि उसका स्ट्रेंथ से रिलेटेड, यानी अगर हम वो गिर भी गया तो टूटना फूटना नहीं चाहिए, तो हम उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ कहते हैं। विदाउट वाइब्रेशन, विदाउट वाइब्रेशन का मतलब क्या है कि अगर वो गिर भी जाता है तो गिरने की वजह से उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके अलाइनमेंट्स में चेंजेस नहीं होने चाहिए, यानी उसमें ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए। गुड थर्मल कंडक्टिविटी, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, दिस इज अगेन हीट का ज़्यादा असर नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी खूबियाँ एक मटेरियल में हैं, यानी इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट, केमिकल रिक्वायरमेंट और मैकेनिकल रिक्वायरमेंट, ये तीनों अगर वो फुलफ़िल करता है तो हम उसे कह सकते हैं कि दैट इज़ अ गुड इंसुलेटिंग मटेरियल। तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करते आना चाहिए एक इंसुलेटिंग मटेरियल को। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। तो बहुत सारे टाइप्स हैं इंसुलेटिंग मटेरियल के, जैसे गैसेस में भी इंसुलेटिंग मटेरियल हो सकते हैं, लिक्विड्स में भी है, सॉलिड में आप लोगों को पता है माइका, ग्लास, प्लास्टिक, रबर, है ना। उसके बाद फाइबर्स में भी है, मिनरल्स में भी है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स भी दिए हैं। तो जैसे गैसेस में एग्जांपल है एयर, हाइड्रोजन, इनर्ट गैसेस, क्लोरीन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द गैसियस इंसुलेटिंग मटेरियल। लिक्विड में से ट्रांसफॉर्मर ऑयल, पैराफिन बेस्ड जो होता है, सिंथेटिक लिक्विड्स होते हैं। सॉलिड के एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, प्लास्टिक, रबर, ग्लास, सिरेमिक।
फाइबर्स के रेजिन्स, नायलॉन, वार्निशेस, जूट, सिल्क, है ना, ये ऐसे कुछ मटेरियल है। जैसे जूट आप लोगों को भी पता है कि वो हीट या इलेक्ट्रिसिटी को रेजिस्ट करता है। ठीक है, मिनरल्स में देखो एस्बेस्टॉस, माइका, विनाइल, तो ये सब जो एग्जांपल्स दिए गए हैं ये सब हमारे इंसुलेटिंग मटेरियल के कुछ टाइप्स यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं कि डाइलेक्ट्रिक लॉस एंगल का मतलब क्या है। अभी हमें पता था कि डाइलेक्ट्रिक लॉस का मतलब हमने डेल्टा करके लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ था कि जो भी हीट वो एब्जॉर्ब करता है जब जब भी उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को, तो वो कुछ अमाउंट में हीट एब्जॉर्ब करता है एंड दैट इज़ कॉल्ड एज इट्स डाइलेक्ट्रिक लॉस। द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 - phi इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक लॉस एंगल। और ये जो डाइलेक्ट्रिक लॉस एंगल है इसका अगर हम tan ले लेते हैं, tan ऑफ दिस एंगल, तो उसे कहा जाता है पावर फैक्टर। द टेंजेंट वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक लॉस एंगल इज कॉल्ड द पावर फैक्टर। अब क्यू फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर का रेसिप्रोकल, यानी 1 पावर फैक्टर, यानी हमारा हो जाएगा क्वालिटी फैक्टर क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर द रेसिप्रोकल ऑफ पावर फैक्टर इज कॉल्ड एज द क्यू फैक्टर। अब आपको समझ में आया डाइलेक्ट्रिक लॉस एंगल का मतलब है 90 - phi, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 - phi इज कॉल्ड एज द डाइलेक्ट्रिक लॉस एंगल। इस डाइलेक्ट्रिक लॉस एंगल का tan लेते हैं तो पावर फैक्टर बनता है, और इस पावर फैक्टर का रेसिप्रोकल लेते हैं यानी 1 पावर फैक्टर करते हैं तो क्यू फैक्टर बनता है। इसके बाद द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या है? द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। यानी कोई भी एक अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लिया, जैसे अपन कंसिडर कर सकते हैं कि ग्लास, तो ग्लास की खुद की एक परमिटिविटी होगी क्योंकि वो एक मटेरियल है, उसकी परमिटिविटी डिवाइड बाय फ्री स्पेस का मतलब एयर वैक्यूम, है ना, उसकी परमिटिविटी, इन दोनों का रेशो जो होता है दैट इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। The ratio of permittivity of the dielectric material to the permittivity of the free space or vacuum is called as dielectric strain K, and it is given as epsilon upon epsilon 0। तो 0 क्या इंडिकेट करता है? वैक्यूम, है ना, तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और परमिटिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो ये कुछ डेफिनेशंस हो गई। अब हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़, जैसे कुछ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और वो कहाँ कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं वो हम देखेंगे। सो माइका इज़ वन ऑफ द फेवरेट और फेमस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। एक्सेलेंट इंसुलेशन प्रॉपर्टी, रिलीजेस वाटर व्हेन हीटेड, जब वो गर्म हो जाता है तो उसमें से पानी निकलना शुरू होता है। इनऑर्गेनिक मिनरल मटेरियल, इट हैज़ नेचुरल क्लेवेज एंड स्प्लिट्स, है ना, तो उसमें ऑटोमेटिकली जो स्प्लिट्स दिए गए हैं वो नेचुरल होते हैं। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है? इट इज़ यूज्ड इन रेडियो सर्किट्स, कैपेसिटर बनाने के लिए। माइका कैपेसिटर्स आर वेरी फेमस। कम्यूटेटर्स, सेगमेंट इंसुलेशन मीन्स एक पार्ट को दूसरे पार्ट से अगर इंसुलेट करना है, सेपरेट करना है, तो वहाँ पे भी काम में आता है। रेडियो ट्यूब्स में, एरोप्लेन स्पार्क्स प्लग्स, इट इज़ यूज इन हाई वोल्टेज मशीन, ट्रैक्शन मोटर्स, पार्ट्स ऑफ सॉकेट्स, स्विचेस, प्लग्स, फ्यूज होल्डर्स, बुशिंग इन ट्रांसफार्मर। तो ये सब जो है माइका के एप्लीकेशंस हैं। इसके बाद में सिरेमिक कहाँ पे यूज़ होता है? सिरेमिक, ये नाम आप लोगों ने सुना है। सिरेमिक की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। रेजिस्टेंट टू हीट, लो वाटर एब्जॉर्प्शन, लो थर्मल एक्सपेंशन, गुड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, क्ले प्रोडक्ट। इसके बाद में इट फ्यूजेस एट हाई टेम्परेचर ऑफ अबाउट 1500 डिग्रीज सेल्सियस, यानी तब तक वो टेम्परेचर को बेयर कर सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर जाता है 1500 से तो फिर वो वहाँ पे अपना काम प्रॉपर्ली नहीं कर पाता, उसकी जो इंसुलेशन की प्रॉपर्टी है वो फेल हो जाती है और वो फ्यूज़ हो जाता है। एप्लीकेशन, इट इज़ यूज इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स, ट्रांसफार्मर बिल्डिंग, बुशिंग। अब आप लोगों ने देखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो लाइंस आती है हमारे यहाँ पे पावर सप्लाई की, तो वहाँ पे कुछ सिरेमिक का जो लगा हुआ रहता है ना, फॉर द इंसुलेशन पर्पस, वायर पे, पोल्स पे, वो होता है सिरेमिक। आइसोलेटर्स, सॉकेट, प्लग्स, वैक्यूम ट्यूब्स, फर्नेस, फोटोग्राफ पिकअप, एक्सेलेरोमीटर एक्सेट्रा, इन सारे चीज़ों में सिरेमिक का यूज़ किया जाता है।
उसके बाद में बकेलाइट करके भी आप लोगों को पता है कि एक हाईएस्ट लेवल वाला प्लास्टिक मटेरियल जो ब्लैक कलर में होता है उसको हम बकेलाइट कहते हैं। तो इट इज़ अ हार्ड मटेरियल, थर्मोसेटिंग मटेरियल, डार्क कलर्ड, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यानी उसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत, ऑटोमोबाइल्स वगैरह में आप लोग देखे होंगे कुछ पार्ट्स बनाने के लिए, जैसे अभी घर के एग्जांपल ले लीजिए, स्विच होल्डर्स, लैंप होल्डर्स जो होते हैं, है ना, टर्मिनल ब्लॉक्स, स्विच का कवर, ये सब बकेलाइट मटेरियल से बनाया जाता है। इसके बाद में पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, आप लोगों को अच्छे तरह से पता है कि ये केबल्स और वायर्स बनाने के काम में जो आते हैं, ऊपर के कवरिंग जो होता है केबल और वायर का, वो पीवीसी मटेरियल का होता है। हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, है ना, इस पर ज़्यादा असर नहीं होता है एटमॉस्फेयर का, ये गिर भी जाते हैं तो टूटते फूटते नहीं है। हाई रेजिस्टिविटी, हाई फ्लेक्सिबिलिटी, रेजिस्टेंट टू ऑयल, लिक्विड, गैस, फ्यूम्स, आप उसको लिक्विड में रख के देखो उसमें पानी का कोई असर नहीं होगा, ऑयल में रख के देखो ऑयल का भी असर नहीं होगा, गैसेस, फ्यूम्स, है ना, इसीलिए तो हम केबल्स और वायर्स में उसको यूज़ करते हैं। देन एप्लीकेशन कहाँ पे है, यूज़ फॉर जैकेटिंग इन इंसुलेशन ऑफ वायर्स एंड केबल्स। इसके बाद में रबर्स, रबर तो आप लोगों ने हमेशा सुना हुआ है, इलास्टिक इन नेचर होता है ना, उसको खींच के हम अगर उसको खींचने के बाद छोड़ देते हैं तो दैट कम्स टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, इसलिए उसको इलास्टिक प्रॉपर्टी कहा जाता है। नेचुरल रबर डिजॉल्व इन हाइड्रोकार्बन्स, वल्कनाइज रबर इज स्ट्रेचेबल एंड इलास्टिक, एंड सिंथेटिक रबर रेजिस्टेंस टू एसिड, केरोसिन एक्सेट्रा। इन्हें रबर के बहुत सारे टाइप्स है, वल्कनाइज होता है, सिंथेटिक रबर होता है, नेचुरल रबर होता है ना। एप्लीकेशन कहाँ है, यूज इन फ्लेक्सिबल वायर्स, जैक कार्ड्स एंड इंस्टॉलेशन वायर्स। इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ट्यूब्स एंड टायर्स, रबर के टायर्स, ट्यूब्स आपको पता है। इसके बाद में ग्लास, ग्लास यानी कांच, ठीक है। द प्रॉपर्टीज आर थर्मोप्लास्टिक इनऑर्गेनिक मटेरियल, वेरी हाई डेंसिटी 2000 to 8000 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर। उसके बाद फ्लेक्सिबल एंड फॉर्म्स अ थ्रेड टेप, थ्रेड टेप पता है, थ्रेड्स, टेप्स बनाने के काम में भी ग्लास का यूज़ किया जाता है। सुपेरियर मैकेनिकल स्ट्रेंथ, लो हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक यानी पानी को वो एब्जॉर्ब नहीं करता। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी अगर उसमें से लाइट पास करते हो तो उसको रिफ्लेक्ट भी कर सकता है या एब्जॉर्ब भी कर सकता है। एप्लीकेशंस कहाँ है, अल्कलाइन ग्लासेस, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लासेस ऑल्सो। अल्कलाइन ग्लासेस का यूज़ कहाँ पे होता है, ऑप्टिकल्स एंड इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन, चश्मे वगैरह बनाने के लिए और कुछ इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस में। इंस्टॉलेशन ग्लास का यूज़ कहाँ पे होता है, एनक्लोजर्स फॉर बल्ब एंड इलेक्ट्रॉन बल्ब्स, जो बल्ब्स बनते हैं उसके ऊपर का जो कांच का कवरिंग है ना हमारा, जिसमें से लाइट आता है, तो वो बनाने के लिए ये इंस्टॉलेशन ग्लास यूज़ किया जाता है। ग्लास फाइबर्स, यानी जो फाइबर के जो तंतु निकाले जाते हैं, यूज टू मेक क्लॉथ टेप्स, क्लॉथ का टेप बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर्स तो आप लोगों को पता है, सबसे फास्ट कम्युनिकेशन मीडिया जो है, जिसमें से डेटा सबसे फास्ट ट्रांसमिट होता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज इन कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल। फिर पायरेक्स ग्लासेस फॉर ओवन प्रूफ यूटेंसिल, यानी हीट प्रूफ, जो हीट का ज़्यादा जिस पे असर नहीं होना चाहिए, ऐसे बर्तन को बनाने, जैसे ओवन में हम यूज़ करते हैं, वो बर्तन को बनाने के लिए पायरेक्स ग्लासेस का यूज़ किया जाता है। नाउ द ग्लास इज़ यूज इन इलेक्ट्रिकल लाइट ट्यूब्स, इलेक्ट्रिकल वॉल्स, एक्सरे ट्यूब्स एंड एज अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन कैपेसिटर। तो वी कैन समराइज, हमने कुछ अभी इंसुलेटिंग मटेरियल के टाइप्स देखे, कुछ एग्जांपल्स देखे, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखी और उनके एप्लीकेशंस देखे। तो हम ये टॉपिक को आज समराइज़ कर सकते हैं कि इंसुलेटिंग मटेरियल बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिकल, केमिकल और मैकेनिकल। उसके बाद में कुछ डेफिनेशंस दिखी हमने कि डाइलेक्ट्रिक लॉस एंगल, उसके बाद में पावर फैक्टर, फिर क्यू फैक्टर, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, है ना। सब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स देखे, जैसे माइका, ग्लास, सिरेमिक, बकेलाइट, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखी और उनके एप्लीकेशन देखे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and in the next video, and that will be the last video of unit 2, is the ferroelectricity and piezoelectricity and frequency dependence. Thank you so much.